आज प्रॉपर्टी बिजनेस में कौन कौन से फ्रॉड्स होते हैं, खुसूसन खरीदारी और फरोख्त के वक्त, इन पर हम तफसीली बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नवीद शाह साहब, रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। नवीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रॉपर्टी के बिजनेस में किसी भी पहलू को उठा लें, इसमें फ्रॉड होते हैं, लेकिन इसका ताना कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी एजेंट से मिलता है। ऐसा क्यों है? प्रॉपर्टी डीलर्स में वो क्या इंडिकेटर्स हैं जिनसे हमें पता चल जाए कि ये फ्रॉड है? जी, आशा, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए, पहली चीज़ ये है कि इसलिए इसका ताना-बाना मिलेगा रियल एस्टेट एजेंट के साथ या ब्रोकर के साथ, क्योंकि ये एक सिस्टम ही ऐसा है और यही होता है, दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि जब आप चीज़ लेने के लिए जाते हैं, तो ऑब्वियसली किसी भी क्लाइंट की इतनी वर्किंग नहीं होती कि वो एक्चुअल जाके किसी जगह पे बाइंग कर सके। तो उसको बीच में किसी ब्रोकर से या एजेंट से जाके कोई चीज़ बाय करनी होती है और वो उसके लिए आगे काम करता है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको चीज़ निकाल के देता है। ये तो पहली चीज़ हो गई। ठीक। अब आप दूसरी बात कर रही हैं कि यहाँ पे स्कैम्स या फ्रॉड्स होते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि स्कैम्स या फ्रॉड्स नहीं होते, एक्चुअली चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो आते हैं उस डील के दौरान, उस ट्रांजैक्शंस के दौरान, जो दुनिया के हर बिजनेस में होते हैं। बाकी जो पाकिस्तान में अदर इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, वहाँ पे भी ये मसाइल हैं। उनको हमें समझने की ज़रूरत है कि वो उनको किस तरह से रिज़ॉल्व किया जाए, उन तमाम चीज़ों को। ये कुछ थोड़ी सी चीजें होती हैं। उसमें देखें, 2-3 चीजें हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। एक तो ये कि जब डील होती है तो नॉर्मली क्लाइंट हो या एजेंट हो, वो कहीं कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहे होते। जी। जो डॉक्यूमेंटेशन, ये हमारे पूरे पाकिस्तान में ऐसा है कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन से भागते हैं, क्योंकि उसमें हम खुद भी बाउंड होते हैं और दूसरी पार्टी भी बाउंड हो रही होती है। तो हम चाहते नहीं कि हम कहीं पे अपने आप को बाउंड करें, चाहे आप क्लाइंट हैं या चाहे आप एजेंट हैं। अगर दोनों इस चीज से अवेयर हों और दोनों उस चीज को, जो भी मुआहदा हो रहा है, उसको प्रॉपर लिख के किया जाए आपस में, जो इस्लाम में भी हुक्म है और ये पाकिस्तान का कानून और आइन भी ये बात कहता है। और कल को जब आप कोर्ट में जाते हैं किसी उस कॉन्फ्लिक्ट को लेके, तो कोर्ट भी उस दस्तावेज को आपसे डिमांड करती है, उसी की बेसिस पे वो फैसला करती बिल्कुल है। ऐसे। गैप है, वो रिटन डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा, मतलब रिटन डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, तो क्या फिर फ्रॉड नहीं हो सकता? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स भी जाली होते हैं। नहीं, देखें, फ्रॉड तो खैर, मैं फ्रॉड तो इसलिए कि मैं वो एक जुमला है बड़ा खूबसूरत, मुन्नू भाई हमारे एक ड्रामा निगार, पाकिस्तान के बड़े मशहूर कॉलम निगार और ड्रामा नवीस थे। उनका एक जुमला है, उनसे किसी ने कहा कि जी अब तो जो है वो मौलवियों ने भी चोरियां शुरू कर दी हैं, या दाढ़ियों वालों ने भी चोरियां शुरू कर दी हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं भाई, एक्चुअली चोरों ने दाढ़ियां रख ली हैं। ठीक ओह, है। अच्छा। मसला ये है कि मसला ये है कि हमारे जो ब्रोकर हज़रात हैं, वहाँ भी ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जो आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तमाम एजेंट बुरे हैं। वो अगर अगर एक इंसान की जो जो उसका ब्रॉटअप है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही वो चोरी की तरफ है, या वो नेगेटिव इंसान है और वो इस पेशे के अंदर आ गया है, तो ऑब्वियसली 2 नंबर ही वो करेगा। ये आपको हर जगह पाई जाती है चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो स्कैम की इसकी बात कर रहे हैं, देखें आप ये डील की बात समझिए। 2 किस्म की प्रॉपर्टी बाय करते हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तो वो होती है जो बिल्कुल स्क्रैच से होती है, यानी कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट, सोसाइटी, डीएचए है या कोई भी है, वो लॉन्च हो रहे हैं और वहां पे आपने जो है वो डाउन पेमेंट पे करनी होती है उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर। अब ये डाउन पेमेंट की रकम है, यहाँ तो वो डायरेक्ट आप बिल्डर को दे रहे हैं, उस डेवलपर को दे रहे हैं। यहाँ तो फ्रॉड के चांसेस नहीं है आपके साथ, या स्कैम के या कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस नहीं है। ये चांसेस तब आते हैं जब आप टोकन अमाउंट में जाते हैं, यानी आप पूरी पेमेंट पे नहीं कर रहे होते और नॉर्मली जो ट्रेडिंग हो रही होती है आपके डीएचएस के अंदर, बहरिया टाउन के अंदर और अदर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं सोसाइटीज के अंदर, प्लॉट एक आदमी लेके दूसरे को दे रहा है, वो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे रोटेट हो रही है प्रॉपर्टी। वहां पे चूंकि रेट्स की में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है और रिटर्न चीजें कम हो रही होती हैं। और फिर ये होता है कि अगर एक बायर है, वो कोई चीज खरीद रहा है, आपके पास आया, उसने उस ब्रोकर से ये कहा कि भाई ये 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है। ब्रोकर ने कहा, अब वो 1 करोड़ के एवज उसको 10% उसे टोकन दे दिया, फर्ज कीजिए 10 लाख रुपए का। अब मार्केट में वो क्लाइंट चूंकि कोई रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन में बाउंड उस अंदाज से उसने सख्त अंदाज में उसको नहीं किया, या वो उसने साइन कर भी दिया उस टोकन के ऊपर, रिसीविंग के ऊपर, लेकिन उसने उसको अंदर से एडमिट नहीं किया हुआ, वो एथिकली मॉरली को बाउंड नहीं कर रहा। अब उसको मार्केट से या तो उससे ऊपर की ऑफर आ जाएगी, तो वो जाहिर बात है ब्रोकर को बोलेगा, भाई आपने जो टोकन दिया था मुझसे वापस ले लें, क्योंकि अब 1 करोड़ की जगह मुझे 1 करोड़ 5 की ऑफर आ गई है, 10 की ऑफर। सो दोनों साइडों के ऊपर, ठीक है। इसी तरह जब वो चीज को खरीदने के लिए जाता है, तो उसको कोई चीज सस्ती मिल रही होती है उसके ऊपर क्लाइंट को। तो यहाँ पे क्लाइंट साइड से भी मसाइल हैं और ब्रोकर साइड से मसाइल हैं, दोनों अच्छा, के दोनों बराबर। ये बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की कीमत का जो तयन हो रहा होता है, उसमें भी तो हाथ होता है। मतलब आपको बताया कुछ जा रहा होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है, लेकिन असल में उसकी वैल्यू कुछ और होती है। हम खुद से कैसे अपने एसेट की जो वैल्यू है इसका अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं, देखिए, आप खुद से इसका अंदाजा बिल्कुल लगा सकते हैं।
आप जब भी बाइंग करते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने तमाम क्लाइंट से, और एक आजकल ये सबको अवेयरनेस आ गई है कि आप एटलीस्ट 4-5 लोगों के पास जाते हैं, आप उनसे डिस्कशन करते हैं, आप उस अपनी सराउंडिंग प्रॉपर्टी में दाएं बाएं के उसी स्ट्रीट में, उसी मोहल्ले में, उसी ब्लॉक के अंदर आप मुख्तलिफ रेट्स निकालते हैं प्रॉपर्टी का, आपको अंदाजा होता है। मेरे ख्याल में क्लाइंट आज इतना एजुकेट तो हो गया एटलीस्ट कि वो रेट्स के मामले में मार नहीं खाता, अब उसको धोखा नहीं देता बहुत ज्यादा। हाँ, कोई हमारे ओवरसीज ऐसे क्लाइंट हैं जो कभी पाकिस्तान आए नहीं हैं 4-4 5-5 साल तक, तो उनको शायद अंदाजा ना हो, लेकिन वो अपने रिलेटिव्स के थ्रू एटलीस्ट रेकी करवाते हैं, उसको वेरीफाई करवाते हैं प्राइसेस को, देन उसके बाद वो बाइंग के या सेलिंग के किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये चांसेस अब कम है। अच्छा। हाँ, ये जरूर है। मैं आपको देखें, होता यह है आयशा कि नॉर्मली जो होता है, अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी है और आप किसी एजेंट के पास जाती हैं, तो एजेंट वहीं बैठे बैठे आपसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो कहता है कि ठीक है जी, मैं 98 लाख का मैं बायर हूँ, मैं अच्छा। आपसे ये चीज खरीद लेता हूँ 98 लाख की। अब या तो वो अपने इन्वेस्टर को इन्वॉल्व करेगा, या वो अपनी रकम से आपको टोकन पे कर देगा, ठीक है, और वो आपसे ये कमिटमेंट ले लेगा, वो आपसे ये कमिटमेंट ले लेगा कि जी मैं आपसे, मुझे 45 दिन का टाइम दीजिए या 2 महीने का टाइम दीजिए, और मैं आपको जिसको बोलूंगा उसके नाम पे आप ये चीज ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ठीक है। अब जो टोकन अमाउंट यहाँ पे लगी, उस टोकन की बेसिस पे वो उस प्रॉपर्टी को मार्केट में वापस से सेल कर रहा होगा, ठीक है। सही। अब जो बीच में गैप आएगा, वो ऑब्वियसली उसकी अपनी मेहनत है या उसकी अपनी एक इनकम बीच में आ जाएगी, क्योंकि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, उसने आपको 10 लाख रुपए दिए और आपकी प्रॉपर्टी उसने 10 लाख ज्यादा बेच दी, तो ये समझिए कि वो 10 लाख के ऊपर 10 लाख का प्रॉफिट खुद कमा रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें, तो ये तो इंडस्ट्री की एक नॉर्म है और ये हो रही होती है प्रैक्टिस। लेकिन इसमें एक रिस्क फैक्टर इतना बड़ा होता है कि अगर कल को वो प्रॉपर्टी ना बेच सका, तो उसको आपको 100% अमाउंट पे भी करनी है उस टाइम स्लॉट जो आपने तय किया हुआ है उसके साथ। सही। तो इसमें रिस्क है, खुद ले रहा है अपने ऊपर। अच्छा, अभी आप टोकन अमाउंट की बात कर रहे थे, ये बयाना टोकन अमाउंट ही है, और ये क्या ये प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग में जरूरी होता है? जी बिल्कुल। नॉर्मली जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें रियल एस्टेट जो होती है, जमीन होती है, मूवेबल भी कुछ जगह पे आता है, आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आपने वहां पे उसका कुछ बयाना की टोकन अमाउंट दे दी उसको होल्ड करवाने के लिए। इवन कोई ऐसी गोल्ड है या कोई भी ऐसी चीज है, आप वहां पे कम पे करते हो टोकन अमाउंट उसकी। सो ये जो बयाना है, ये टोकन अमाउंट है, ये आपको देनी देनी। देखिए, 2 चीजें, आप स्क्रैच से प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप डाउन पेमेंट पे करेंगे, आप डीपी देंगे, वो चूंकि आप बिल्कुल शुरू से प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, पहले बायर हैं आप उसके डाउन पेमेंट पे करनी है। लेकिन जब आप सेकेंडरी मार्केट से चीज लेते हैं, वो चीज ऑलरेडी बिल्डर के पास से या डेवलपर के पास से वो चीज निकल गई है, वो मार्केट में मौजूद है, और आप उसको बाउंड करना चाहते हैं अपने साथ कि मैं मतलब आपकी मेरी डील हो गई है, तो ऑब्वियसली आप पूरी रकम एक साथ नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है आयशा कि आपको उस प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन करवानी होती है, आपको उसके एनओसी चेक करवाने होते हैं, आपको उसकी एनडीसी चाहिए होती हैं, ये सब चीजें करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो आपके पास एटलीस्ट 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन का गैप तो कम से कम आता ही है ट्रांसफर्स के दौरान में। सो आपको एटलीस्ट बयाना देके कि 15 दिन तक कोई और आदमी इसको बाय करते हैं, तो आप 10% 15% अमाउंट की रकम उसको पे करते हैं, बायर है या सेलर है, जो भी क्लाइंट है, उसको पे करते हैं, एंड देन आप उसके बाद बाकी रकम आप कहते हैं कि मैं आपको ट्रांसफर के टाइम पे वहां पे करूंगा। सही। अच्छा, इस प्रोग्राम के हवाले से हम जब रिसर्च कर रहे थे तो एक और भी चीज़ पता चली कि बयाना भी किसी अजाब से कम नहीं है, और ऐसे ऐसे फ्रॉड्स इससे किए जाते हैं कि एक आम आदमी या वो शख्स जो पहली बार प्रॉपर्टी के मामला को देख रहा है, उसे पता ही नहीं चल सकता कि ये तो एक लीगल तरीका है, लेकिन डीलर हजरात यहाँ पर भी भत्ता या चूना लगाने के लिए तैयार बैठे होते हैं, और फ़ौरन जैसे कि अभी भी आप बात कर रहे थे कि वो ऑफ़र कर देते हैं कि अगर 1 करोड़ वैल्यू है तो 98 मैं दे देता हूँ। तो इसमें भी चूना लगता है, और इसमें भी लोगों को पता नहीं चलता कि उनके साथ हाथ हो गया है। नहीं, देखिए, आप सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं, चूना नहीं लगता। देखिए, होता ये है कि आप 2 किस्म के टोकन होते हैं, एक होता है कंडीशनल टोकन, एक होता है कंफर्म टोकन, ठीक है। कंडीशनल टोकन से मुराद ये होती है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल हो रही है और आप मेरे पास आते हैं उसको सेल करने के लिए, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई मैं आपकी प्रॉपर्टी इतने में बाय करूंगा, ठीक है, और उसकी बेसिस पे मैं आपके कंडीशनल चेक में आपको देता हूं। अगर आपका क्लाइंट या जो आपके पीछे पार्टी है, वो अगर इस चीज पे एग्री करती है, इस प्राइस पे आप एग्री करते हैं, तो ये मेरी साइड से ये उसका टोकन है, ये कंडीशनल टोकन होता है। अगर आपके और मेरे दरमियान में वो डील ना हुई, तो आप इसको कैश नहीं कमाएंगे, ये अमाउंट वापस आ जाएगी एज इट इज, ठीक है जी। फर्ज कीजिए 1 लाख 2 लाख कम की एक ऑफर है किसी चीज के ऊपर, लेकिन अगर वो ऑफर बराबर की है, डील हो गई, दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दोनों साइड से मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रोकर्स होते हैं। एक जो क्लाइंट जो बायर है वहां भी ब्रोकर है, जो सेलर साइड है वहां से भी ब्रोकर्स है, और वो अपनी पार्टी से डील कर रहे होते हैं। सो अगर वहां पे आपकी कंफर्म टोकन हो गई, चेक चला गया वहां पे, तो देन दोनों पार्टीज बाउंड है। अब इसमें देखना सिर्फ ये है कि जो उनका एग्रीमेंट है, जो टोकन का एग्रीमेंट बन रहा है, वो कितना स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट बन रहा है, उसमें किस किस्म की क्लॉजेस डली हुई हैं उसके अंदर से, दोनों पार्टीज बाउंड है उसको फॉलो करने के लिए। और मैं आपको फिर कहता हूं, देखें, ये जो आप
सिर्फ ब्रोकर्स पे आप इस चीज़ का ब्लेम नहीं दे सकते। ये दोनों पार्टीज बराबर की इसके अंदर शरीक होती हैं। जब भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है तो पंचायत बैठती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ, आप कभी रियल एस्टेट एजेंट्स या ब्रोकर्स के पास जाइए, आप उनके मसाइल समझिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट की साइड से ये मसला आ रहा होता है। होता अच्छा। ये है कि आज आपने मुझे अपना प्लॉट सेल करने के लिए आप मेरे पास आए, आज की मार्केट 1 करोड़ रुपए की है, आपने मुझसे डील कर ली, मैंने आपको 10 लाख रुपए टोकन दे दिया, आपको मुझे कहा कि मैं 2 महीने में ट्रांसफर उस प्लॉट का आप दे देंगे, ठीक है जी। अब 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद प्रॉपर्टी की प्राइस बहुत अच्छी हो गई, बिल्कुल। ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐसे इकदाम कर दिए, प्राइस बहुत बढ़ गई, आपके प्लॉट की कीमत 25 लाख बढ़ गई। तो बेसिकली आपके दिल में लालच आ जाता है क्लाइंट साइड के ऊपर कि भाई मुझे अब 25 लाख ज्यादा मिल सकते हैं, तो मैं वो 1 करोड़ रुपए क्यों बेचूं उसको, ठीक है। तो सही। वहां से वो कहता है कि भाई आप मुझसे टोकन वापस ले लीजिए। ये दोनों साइडों के मसाइल हैं, सिर्फ एक साइड पे ये मसले नहीं है। और एक चीज है, दूसरी चीज है कि चेन ऑफ ब्रोकर्स होती है हमारे यहाँ रियल एस्टेट पे। मैं ये जरूर बोलूंगा आपके प्रोग्राम के तवसत से, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो एक क्याम में लाई है। रियल एस्टेट जो एजेंट्स हैं उनकी लाइसेंसिंग होनी चाहिए सबसे पहले। आज कोई भी आदमी है वो लाहौर में, इस्लामाबाद में, किसी भी जगह पे जिसके पास 10-20 लाख रुपए है, वो दुकान किराए पे लेके वहां बैठ सकता है। उसके बाहर एक बोर्ड लगा देगा XYZ रियल एस्टेट का, और वहां बैठ के ना उसने कोई ट्रेनिंग ली हुई है, ना उसके पास कोई प्रॉपर लाइसेंसिंग है, ना उसने कोई कोर्स लिया हुआ है, ना वो कहीं पे रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के किसी अथॉरिटी के अंदर। तो एक्चुअली जब तक आप उसको कोई किसी ट्रेनिंग से नहीं गुजारेंगे, आप उसको तमाम डॉक्यूमेंटेशन सिखाएंगे, आप उसको बाउंड नहीं करेंगे, उसे कोई लाइसेंस का नंबर नहीं देंगे, अगर किसी एजेंट ने कोई ज्यादती की है तो आप उसको कोई रेट कर सकें, उसके बारे में कोई रिव्यूज लिख सकें किसी अथॉरिटी में जाके कि ये आदमी जो है इसकी डीलिंग सही नहीं है, या ये मसाइल करता है आपके साथ, इसकी डॉक्यूमेंटेशन वीक है, तो ये आप कहाँ रजिस्टर करवाएंगे कंप्लेंट अपनी? उसके पास तो शाम को अगला क्लाइंट फंस जाएगा, उसके बाद अगला क्लाइंट उसके पास पहुंच जाएगा। वो जितनी प्राइम जगह पे बैठा होगा उतने ज्यादा क्लाइंटेज उसके पास वॉकिंग जो है वो आती रहेगी वहां पे। तो बेसिकली आपको ये है कि जो ब्रोकर हज़रात हैं उनके लिए लाइसेंसिंग होनी चाहिए, उनके कोर्सेज होने चाहिए, वो 3 महीने 6 महीने की। अच्छा, ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं नवीद साहब कि एक तो लाइसेंसिंग भी, लाइसेंस वाला मामला भी, और दूसरा ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अब अगर कोई गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कंपनी है, वहाँ से अगर कोई शख्स फ्रॉड करता है तो जो बायर है क्या वो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है? देखिए, अभी तो गवर्नमेंट की कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जहाँ पे कोई ब्रोकर जो है वो रजिस्टर होकर काम कर रहा हो, लेकिन बात ये है कि उसके बगैर भी आप कर सकते हैं। जो आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो आपका ये टोकन का जो बनता है, आपका बेनामा जो बनता है, जिसे कहा जाएगा बयाने की बेस पे जो आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, इसकी बेस पे आप कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटनेसेस होते हैं। आपने एक डील प्रॉपर लिखी होती है कि मैंने आपको ये प्लॉट इतने में सेल किया, उसके एवज ये टोकन ले लिया, ये मेरी बैलेंस अमाउंट है, ये मुझे फलान डेट को मिलेगी, मैं आपको ये प्लॉट ट्रांसफर देने का पाबंद हूँ, और बाकी रकम इस पे की जाएगी। तमाम चीजें वहां मेंशन होती हैं, और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। उसकी बेस में आप कोर्ट में उसको बिल्कुल क्लेम कर सकती हैं दोनों पार्टीज। ब्रोकर भी क्लाइंट को कोर्ट में लेके जाता है, उसकी बेस को अगर क्लाइंट कोई बात करता है तो वो स्टे लगा देते हैं वहां पे कि ये प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी टोकन अमाउंट पे की हुई है क्लाइंट को। ये स्टे लगते हैं अक्सर DHS में, या जो अथॉरिटीज है वहां पे ये स्टे लग जाते हैं फौजदार पे प्लॉट के ऊपर, और कोर्ट स्टे दे देती है उसकी बेस पे। दूसरी चीज, जो क्लाइंट है वो भी कोर्ट में लेके जा सकता है कि जी मैंने ये डील की थी और मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है उसके ऊपर। अच्छा नवीद साहब, अक्सर हम देखते हैं कि एक जो फ्रॉड जो बहुत मेरा ख्याल है कॉमन है, कि अगर कोई बायर एक प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई ज़मीन खरीद रहा है, चले घर बनाने के लिए ही ज़मीन खरीद रहा है, तो बाद में पता चलता है कि उस ज़मीन के इससे पहले भी 2-3 ऑनर्स हैं, और वो फिर केस एक लंबा अदालत में चला जाता है। तो इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए कैसे पता चले किसी को कि ये जो ज़मीन हम खरीदने जा रहे हैं ये पहले से सेल हो चुकी है, या इसके पहले से मामलात जो हैं कहीं ना कहीं लटके हुए हैं? देखिए, ये जो आप बात कर रही हैं, ये नॉर्मली आपको ओपन लैंड्स में ये मसाइल ज़्यादा आते हैं जब आप खुली ज़मीन लेते हैं, जो कि जिसको कोई अथॉरिटी या इदारा होल्ड नहीं करता। मैं आपको कराची की बात करता हूँ। कराची के अंदर टोटल 14 लैंड गिवन अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि 14 ऐसी अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान कराची के अंदर जो लोगों को ज़मीन दे सकती हैं। KMC है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आपको पता है ऊपर का जो सबसे बड़ा इदारा है पूरे पाकिस्तान का, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एक्चुअली ज़मीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुख्तलिफ इदारों को ज़मीन देता है। DHA भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ज़मीन लेगा, रेलवे भी वहां से लेगा, MDA लेगा, KDA लेगा, इन सबको जमीनें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देगा, ठीक है। सो ये जो मसाइल हैं ओपन लैंड के, ज्यादा ये मसाइल तो है कि जमीन जो है वो पहले किसी के पास है या ना क्लास है, गवर्नमेंट की लैंड है, उसके ऊपर वो काम करने चले गए हैं, तो वो एक अलग चीज है।
लेकिन जो नॉर्मली बाइंग सेलिंग हो रही होती है वो किसी ना किसी सोसाइटी के अंदर हो रही होती है, किसी ना किसी अथॉरिटी के अंदर केडीए की लैंड आ रही है, उसके अंदर प्लॉट आ रहा है छोटा, या घर है, या कोई ऐसी चीज है, तो आप जाके वहां से उसको चेक करवाते हैं। सबसे पहले तो वो ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है या आपकी नॉर्मल कोई दूसरी सोसाइटी है, तो सोसाइटी का अपना एक ऑफिस होगा, बिल्डर ऑफिस होगा, उसका डेवलपर का ऑफिस होगा। आप वहां से जाके उसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके लिए एनओसी लेंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएंगे, और फिर उसके बाद आप पीछे जाके जो एक उससे ऊपर की अथॉरिटी होगी, केडीए होगा या डीए होगा, वहां से जाके आप चेक करवाएंगे उस पूरे प्रॉपर्टी की। देन आप उसके अगेंस्ट में ये टोकन इसीलिए दिया जाता है कि ये जो बीच की वेरिफिकेशन का सारा प्रोसेस है ये आप पूरा कर लें। आपको बज़ाहिर तो तमाम कागज देख के हर इंसान समझ जाता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स असली हैं, ये तमाम चीजें ठीक हैं, लीगल है, मार्केट से आपके इतने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि आप उसको चेक करवा लेते हैं फौरी तौर पे। लेकिन वो जो टाइम होता है 5-7 दिन का, वो वेरिफिकेशन टाइम ही होता है कि वो प्रॉपर एक लीगल वे में उसको वेरीफाई किया जाए उसको पूरी चीज को। अच्छा नवीद साहब, एक कहावत है, महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। मतलब हम अगर तो महंगी कोई चीज़ लेते हैं, हमें एक तो चले एक ज़ाती एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी होती है, लेकिन अगर हम कोई चीज़ सस्ती लें तो उसमें हमें कोई ना कोई खामी नज़र आ रही होती है। प्रॉपर्टी के मामले में भी क्या ऐसा होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है कोई, उनके रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनके थ्रू अगर प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या बेचते हैं, तो जो रिश्तेदार है वो औने पौने दामों बेच देते हैं। इसमें क्या जो औने पौने दामों खरीदने वाला है, क्या वो भी, उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखें, अगर आप एग्री कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर, आपकी कोई, आप फर्स्ट कीजिए आपको आज कोई इमरजेंसी है, इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज की जो प्राइसेस हैं बहुत डाउन है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की ली हुई है तो आज आपको वो 70 लाख 80 लाख की मिल सकती है, ठीक है। अब आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन इस वक्त मार्केट के अंदर बायर मौजूद नहीं है, 80 लाख में देने को तैयार है, आपके पास बायर मौजूद नहीं है। आपने किसी एजेंट से या किसी इन्वेस्टर से या किसी से भी रब्ता किया, उसने कहा कि जी मैं ठीक है मैं खरीद लेता हूं, लेकिन मैं आपको ये प्रॉपर्टी आपकी 80 में नहीं 70 लाख में खरीद दूंगा, ठीक है। अब अगर आप उसे ये कहते कि जी ठीक है, आप एग्री कर रहे हैं उस बात से कि 70 लाख में आप देने को तैयार हैं, सो आपकी डील हो गई, ये प्रॉपर लीगल प्रोसेस है, इसलिए तो आप ये नहीं कह सकते। अब ये जरूर है कि वो इन्वेस्टर है, उसके पास पैसा मौजूद है, वो आपकी मजबूरी का या आपकी जरूरत का फायदा उठा रहा है और वो आपसे बाइंग कर रहा है। बट ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि जो बायर होगा वो सेलर की किसी ना किसी मजबूरी से या उसकी नीड से वो फायदा उठाएगा। दूसरी चीज जो होती है, आप कह रही हैं कि जी जो महंगी प्रॉपर्टी है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो खास प्रॉपर्टी होती है, रियल एस्टेट जो होती है वो लोकेशन पे होती है, ठीक है। सो लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रियल एस्टेट में कहा जाता है कि आप जो है वो सिर्फ लोकेशन देखेंगे। अब वो कैटेगरी प्लॉट्स होते हैं, वो कॉर्नर का प्लॉट होता है, वो कोई ऐसा प्लॉट है कि आपके अपार्टमेंट से बुर्ज खलीफा का व्यू मिल रहा है, आपके अपार्टमेंट से सी व्यू नजर आ रहा है, आपके अपार्टमेंट से कोई ऐसी पार्क नजर आ रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ऑब्वियसली ये थोड़ी सी प्रीमियम प्राइस पे जाती है, क्योंकि जब आप इसको बेचने जाएंगे तब भी आपको ये दूसरी जो एक नॉर्मल प्रॉपर्टी होगी उससे जी जाएगी, जल्दी सेल हो जाएगी, इस पे क्लाइंट जल्दी आ जाएगा इससे। तो अच्छा, एक और सवाल नवीद साहब, हम अगर कोई ऑनलाइन चीज़ मंगवाते हैं तो अक्सर उसमें भी फ्रॉड हो जाता है। कोई कपड़ा मंगाएं या कोई और चीज़ मंगवाएं, क्या प्रॉपर्टी में भी ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं? कि अगर आप कोई ज़मीन कहीं पे देखते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम या कहीं ना कहीं एड्स आ रहे होते हैं कि ये प्रॉपर्टी इतने की है, लेकिन हम जब खरीदने जाते हैं तो उसका एक तो रेट कुछ और होता है, या अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो बाद में पता चलता है कि ये असल में तो प्रॉपर्टी का कुछ और मसला है। क्या ऑनलाइन फ्रॉड भी होते हैं इस तरह के? नहीं, ऑनलाइन तो है नहीं, मतलब जमीन में हो नहीं जाए, आपके सामने मौजूद है वो चीज। अब इसमें आप सही कर चीटिंग हो नहीं सकती। होता ये है कि मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं। जिस तरह आपके यहाँ पे कोई कैंपेन लगी हुई है, किसी ब्रांड की कैंपेन लगी हुई है, गारमेंट्स के बड़े ब्रांड्स हैं, आप कभी उनको देखिएगा जाके, तो आपके जितने बड़े बड़े मॉल्स हैं, आप उनकी तस्वीरें खींचे तो वहाँ 50% अप टू 70%, और वो अच्छी मिलती नहीं है। वो अप टू उसका मुराद ये होता है कि सिर्फ 10% ऑफ होगा, 5% ऑफ होगा, और जो 70-80% वाली चीजें हैं वो शायद वो कहेंगे कि सेल होगी या वो दिखाएंगे आपको। तो ये तो आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन है कि वो किस अंदाज से उसको पिच करते हैं। यही चीज आपकी रियल एस्टेट के अंदर भी होती है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी देखेंगे ऑनलाइन इश्तिहार में, वहां लिखा होगा बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से, ठीक है। अब आप ये ना समझें कि ये 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है या 1 लाख रुपए ही इसकी डाउन पेमेंट है। एक्चुअली आप सिर्फ 1 लाख रुपए बुकिंग करवाएंगे, बुकिंग पेमेंट आपको बताएगा कि जी आपको 1 महीने के अंदर इसकी कंफर्मेशन होगी प्रॉपर्टी की, देन आपको ये अमाउंट पे कर देंगे, फिर आप एलोकेशन करवाएंगे, पे करनी है। सो डाउन पूरे पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड है, जो डाउन पेमेंट होती है वो तकरीबन 25% आपसे बिल्डर जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में लेता है। ये एक स्टैंडर्ड है।
कि 25% पेमेंट बिल्डर को चाहिए ही चाहिए, जो काम करने वाला बिल्डर है वो आपसे पैसे लेगा। अब ये जो बाकी चीजें होती हैं, 15,000 में चीज मिल रही है, 20,000 में चीज मिल रही है, तो हजारों में भाई रियल एस्टेट नहीं है पाकिस्तान में, हो अच्छा। ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजें अंडरस्टूड है ना, मुझे अगर अगर हम्म। डीएचए का प्लॉट या किसी को हाउसिंग सोसाइटी जो है वो 1 लाख में मिल रहा है या 50,000 मिल रहा है, तो इट मीन्स कि वो स्कैम है, वहां पे कोई इशू है। तो ये तो कुछ चीजें अंडरस्टूड है। बिल्कुल। अच्छा, हिडन पेमेंट के नाम पर भी कोई फ्रॉड्स होते हैं जो कि हमारे इल्म में नहीं आ पाता? नहीं, हिडन पेमेंट्स देखें, हिडन पेमेंट्स दो तीन किस्म की होती हैं, जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में या प्लॉटिंग की प्रॉपर्टी में आती हैं, सोसाइटी में आती हैं। एक होती है आपकी यूटिलिटी चार्जेस, वो एंड पे चुके लेने होते हैं। अब प्रोजेक्ट डिलीवर होगा 5 साल के बाद, आपको नहीं मालूम कि उस वक्त के इलेक्ट्रिक या आपका जो वहां पे वापडा है वो कितने पैसे, जो भी बिजली की अथॉरिटी है वो कितने पैसे ले रही है मीटर लगाने के, गैस वाले कितने पैसे ले रहे हैं उस टाइम पे, सेवरेज डिपार्टमेंट कितने पैसे ले रहा है, वो आप आज की तारीख में नहीं ले सकते। तो ऑब्वियसली वो एक हिडन कह लें या वो मेंशन नहीं होते। वो उस टाइम पे पूरी सोसाइटी पे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। वो इदारे बताते हैं कि जी हमें इतने पैसे चाहिए, वो मेन पहले बिल्डर से मांगेंगे, मेन उसके पीएमटी लगाने के, इन सब चीजों के, देन उसके बाद वो उसको नीचे पास ऑन करेगा जो तमाम उसके क्लाइंट्स होंगे कि आपके घर के बाहर बिजली का मीटर इतने का लगेगा, गैस का मीटर इतने का लगेगा। तो ये सब चार्जेस हो गए, ये ऑब्वियसली शुरू में डिटरमिन नहीं हो सकते, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2 चार्जेस होते हैं डेवलपमेंट चार्जेस। अगर कोई भी प्लॉट आप सोसाइटी से लेते हैं तो वो आपको लैंड कॉस्ट आपसे ले रहा होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप इसको मेंशन करता हूँ कि एक्चुअली जो कीमत आपसे ली जा रही होती है वो प्लॉट की, जमीन की कॉस्ट होती है। कि आपने एक 5 मरले का या 1 कनाल का घर लिया, प्लॉट लिया, बुक करवाया किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर, वो आपसे जमीन की कीमत ले रहा है, वो आपसे सही। डेवलपमेंट की कीमत नहीं ले रहा। जब वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, वो वहां पे रोड्स बनाएगा, वो वहां पे आपको पार्क बना के देगा, वो आपको वहां पे तमाम एमिनिटीज देगा, तो ऑब्वियसली वो एंड पे जाके आपके ऊपर एक डेवलपमेंट कॉस्ट इंप्लीमेंट करेगा। वो 5 मरले के प्लॉट के ऊपर मुख्तलिफ हैं, उसके ऊपर जो पीछे अथॉरिटी होगी आपकी, वो बताएगी, केडीए बताएगा कि मुझे यहाँ पे इतने पैसे चाहिए। वो 3 लाख लेते हैं, 4 लाख लेते हैं उस प्लॉट के ऊपर, वो फिर इंप्लीमेंट किए जाएंगे। उसमें बिल्डर जो है वो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो ऊपर रखता है उसके ऊपर, क्योंकि वो उसकी एक वहां से इनकम जनरेट करता होगा, जी। लेकिन कोई बहुत ज्यादा गेम कर नहीं सकता डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर, क्योंकि वो अथॉरिटी पीछे उसको मैनेज कर रही होती है। और ये दोनों चीजें अथॉरिटीज के एंड से आ रही होती है, डिपार्टमेंट्स अच्छा। के एंड से आ रही होती है। जी ठीक है। अच्छा नवीद साहब, एक और चीज़, मतलब अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में अगर कोई प्लॉट लेते हैं और मिसाल के तौर पे जी आपका जी प्लॉट नंबर स्टार्ट में जब आपने उसकी फ़ाइल ली है तो 100 नंबर है, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको जी पता चलता है कि 500 नंबर आपका प्लॉट का कर दिया गया है, ये इसको हम फ्रॉड की किस्म कहें? क्योंकि ऐसा एक मेरे जानने वालों के साथ हुआ, इसलिए ये जहन में ये सवाल आया। इस तरह इस बात को भी हम फ्रॉड कहें? देखिए, फ्रॉड आप इसको कह सकती हैं, लेकिन अगेन मैं इसको बोलूंगा सिस्टम का ये लूप होल है। ये एक्चुअली गवर्नमेंट में जब किसी की सोसाइटी का लेआउट पास होता है, उसके बाद उससे एक नक्शा बनता है पूरा, अंदर जितनी जो प्लॉट्स हैं, जो भी आपको वो बिल्डर मैप दिखाता है, वो पूरा जी। मैप एक्चुअली अथॉरिटी से अप्रूव होता है। जब उसने वो पूरा मैप अप्रूव करवा लिया और उसने उसको सेल कर दिया, फिर उसको चेंज नहीं कर सकता उसको। अगर वो उसके अंदर वो जितने ब्लॉक दिखा रहा है, जितने फेजेस दिखा रहा है, वो बिल्डर उसको चेंज नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है, नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है पाकिस्तान के अंदर, कि अगर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट या कोई सोसाइटी आप देख रही हैं जो 500 एकड़ की है या 1000 एकड़ की सोसाइटी की है, तो उसके ऊपर जो उसने वहां से नक्शा अप्रूव करवाया होगा अथॉरिटी से, वो शायद उसके 10% में करवाया होगा, 20% करवाया होगा, बाकी 80% उसने अभी अप्रूवल नहीं करवाई है, वो पीसीज में करवाएगा अप्रूवल उसकी बाद में बिल्डर। तो उसके हाथ में चांसेस होते हैं कि वो चाहे तो आगे के नक्शे चेंज कर सकता है। तो वो क्लाइंट को दिखाने के लिए नक्शा कुछ और दिखा, मार्केट कर रहा होता है उस नक्शे को, बट उसके बाद जब वहां पर एग्जीक्यूशन पे जाता है तो फिर उसको चेंज करना पड़ता है। उसकी 2-3 वजह, कुछ तो जेन्युइन भी होती है कि जब वो उसकी बिल्डर की इतनी अच्छी वर्किंग नहीं होती है, जब वो जमीन पे उतरता है तो उसको अंदाजा होता है कि यहाँ तो कोई छोटा सा पहाड़ आ गया है, कोई बीच में नहर आ रही है, कुछ और मसाइल है, तो उसके हिसाब से उसको मैप थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है जब वो ऑन ग्राउंड वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर काम करने जा रहा होता है लैंड, जमीन के ऊपर। तो कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं। ये बड़े से बड़े डेवलपर्स जो है वो भी अपने नक्शे चेंज करते हैं, जितने भी पाकिस्तान के डेवलपर्स हैं, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन इसके अंदर जो मेन जो 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 रिस्पॉन्सिबल है वो डिपार्टमेंट है, क्योंकि नक्शे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैप की, वो मेरे आपके हाथ में नहीं है। वो सही। बेसिकली वो डिपार्टमेंट है जिसने उसकी अप्रूव की है, और जो उसका कस्टोडियन है उसका काम है कि वो उसको 100% इंप्लीमेंट करवाए। ठीक है नवीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और प्रॉपर्टी में जो बहुत किस्म के फ्रॉड्स होते हैं उस हवाले से काफ़ी डिटेल में आपने हमसे बात की है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।